वनाइक एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं बच्चों। आज हम एनसीईआरटी सिक्स्थ क्लास का फिफ्थ चैप्टर करेंगे जो कि सी टेट और पी एस टेट की हिस्ट्री के लिए बहुत ही उपयोगी है। इससे पहले भी हम पहला, तीसरा और चौथा चैप्टर कर चुके हैं जो कि आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इस चैप्टर का नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, कुछ लोग शासक कैसे बने। जैसे कि हम देखते हैं कि आज हमारे भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा है और राज्य में विधानमंडल है जहाँ पर लोग चुनकर जाते हैं। तो 3000 साल पहले लोग कैसे चुने जाते थे? तो करीब 3000 साल पहले लोग बड़े बड़े यज्ञ करके खुद को राजा घोषित करते थे। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा यज्ञ था जिसमें राजा घोड़े को स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ देता था। यह घोड़ा किसी दूसरे राजा ने रोका तो वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उससे ज्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए ही उपहार लाते थे। तो यह अश्वमेध यज्ञ के बारे में हमने पढ़ा कि अश्वमेध यज्ञ क्या होता था। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी तथा खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। तो यहाँ पर उपहार कौन लाते थे? विष और वैश्य। उस समय चार सामाजिक वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था जिसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। वैश्यों का काम खेती, पशुपालन तथा व्यापार थे। शूद्रों का काम अन्य तीन वर्गों की सेवा करना था। जनपद। तो जनपद क्या होता था? महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का अर्थ जन के बसने के लिए जगह होती है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में दिखाए गए हैं। आर्कोलॉजिस्ट ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें से प्रमुख हैं। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। तो यह चित्र आप देख पा रहे हैं। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली हैं। यह पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। महाजनपद। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थीं। यह आप देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण महाजनपद, जैसे अवंती, उसकी राजधानी उज्जैन, वैशाली, मगध, वज्जी, अंग, कौशल, हस्तिनापुर, पांचाल, कुरु। ऐसा लगता है कि लोग राजाओं के आक्रमण से डरकर सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण करते थे। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर वाले लोगों पर नियंत्रण करना आसान हो जाता था।
इस तरह की दीवार बनाने के लिए एक खास तरह की योजना की ज़रूरत पड़ती थी। ऐसा मालूम होता है कि इस तरह की दीवारें बनाने के लिए हजारों स्त्री पुरुषों ने सख्त मेहनत की होगी और इसके लिए साधनों की ज़रूरत भी पड़ी होगी। यह आप कौशाम्बी किले की दीवार देख रहे हैं जो आज से 2500 साल पहले बनी थी। पहले हमने पढ़ा था कि राजा किसी भूमि के मालिक नहीं होते थे और अस्थायी सेना रखते थे। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल के लिए रखा जाता था और यह भुगतान सिक्कों के रूप में होता होगा। कर इस वक्त हम देखते हैं कि आज की टैक्स प्रणाली, हमें इनकम पर टैक्स लगता है, हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उस पर टैक्स लगता है, रोड टैक्स लगता है। तो उस वक्त टैक्स कैसा होता होगा? अभी हमने पढ़ा कि राजा विशाल किले बनवाते थे, ऊंची ऊंची दीवारें बनाते थे, तो इनके लिए उन्हें संसाधनों की ज़रूरत होती होगी। तो इसके लिए उन्हें कर लगाना भी ज़रूरी होता था। यह कर थे फसलों पर लगाए गए कर, कारीगरों के ऊपर लगाए गए कर, पशुपालकों को जानवरों व उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था, व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था, शिकारियों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। तो टैक्स प्रणाली, टैक्स सिस्टम इस तरह का था। कृषि में परिवर्तन। इस युग में एग्रीकल्चर सेक्टर में भी दो बड़े परिवर्तन हुए। पहले जो लकड़ी का हल होता था या लकड़ी का फाल होता था, वो आसानी से कठोर जमीन को नहीं जोत पाता था। वहीं लोहे का फाल अब आसानी से जोत सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। लोगों ने धान रोपण शुरू कर दिया। खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने की बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की मात्रा में पैदावार ज़्यादा होने लगी। मानचित्र 4 में मगध को ढूंढो। तो मानचित्र 4 में हम मगध को देख लेते हैं। यह आप देख सकते हैं मगध को। यह रहा मगध। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। तो इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था? वो था मगध। गंगा और सोन नदियां मगध से होकर बहती थी। यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए यह नदियां बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध के आसपास जंगल था जहां से हाथियों को पकड़ कर लाया जाता था और उन्हें सेना के लिए शिक्षित किया जाता था। इसके अलावा इसमें लोहे की खदानें भी थी। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी होती थी। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए थे, एक तो बिंबिसार और दूसरा अजातशत्रु। यह अपने क्षेत्र विस्तार के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। तो यह मगध कहाँ था? आज के बिहार में। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है, उसको राजधानी बनाया गया। 2300 साल पहले सिकंदर, मैसेडोनिया का राजा सिकंदर, विश्व को जीतना चाहता था। पूरी तरह सफल ना होने पर वह एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। तो मगध को हमने पढ़ लिया। तो दूसरा महाजनपद है वज्जी। जैसा कि हमने पढ़ा कि मगध सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था, तो उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी थी वैशाली। वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली। यह भी बिहार में थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते हैं। इसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता है। यह सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। इन सभाओं में फीमेल्स, दास तथा कमकार नहीं हिस्सा ले सकते थे। अजात शत्रु और वज्जी संघ। अजात शत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार, अजातशत्रु का मंत्री कौन था? वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वह पूर्ण और नियमित सभा करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, ट्रेडिशनल नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे।
वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चेत्यों का रख रखाव करेंगे। वह भिन्न संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने के लिए कोई रोक नहीं लगाएंगे। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उसका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों के गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। तो आज का चैप्टर इतना ही था। मिलते हैं कल एक और चैप्टर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।